दोस्तों, आपका स्वागत है विस्पर स्टोरीज की चैनल में। यहाँ हम हर दिन कुछ नई स्टोरीज लेकर आते हैं आपके लिए। जरूरी सूचना, मनोवैज्ञानिक कहते हैं जब बच्चे किताबों को सुनते हैं तो वे सिर में दृश्य बनाते हैं। यह उनकी कल्पना को ट्रिगर करता है और रचनात्मकता को उत्तेजित करता है। अभिभावकों को अपने बच्चों को ऑडियो बुक, पॉडकास्ट और संगीत सुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस पुस्तक में आपका स्वागत है। इस नए एडवेंचर स्टोरीज की सीरीज में आपका स्वागत है। अपने कानों के सहारे इस ऑडियो बुक को अनुभव कीजिए। यह शेरलॉक होम्स की सीरीज है। इस कहानी का नाम है लाल बाल चाल, द रेड हेडेड लीग। उन दिनों में तनाव में था। जिन दिनों शर्लॉक होम्स के पास कोई केस नहीं होता था, उन दिनों में अक्सर तनाव में आ जाता था। सच तो यह था कि शर्लॉक होम्स की केस स्टडी और केस पर उसके काम करने के हैरतनाक तरीके और परिणाम मुझे भौचक्का कर देते थे। मैं बार बार भौचक्का होना चाहता था। जैसे जुबान को कोई स्वाद लग जाता है, मेरे दिमाग को थ्रिल का स्वाद लग गया था। शर्लॉक हर केस में मुझे अपने साथ रखता था। उसे इस बात पर गर्व था तो मुझे और भी ज्यादा गर्व था कि मैं मास्टर डिटेक्टिव के साथ हूँ। वो मुझे अपने दाएं हाथ की तरह समझता था। उस दिन उसके बुलावे पर मैं तुरंत उसके पास पहुंचा। वो किसी के साथ गहरे विचार विमर्श में था। वो जो भी था जेंटलमैन दिखता था। उसके बालों का रंग लाल था, जैसे लाल मेहंदी लगाई हुई या लाल कलर। पर बालों का उसका वो रंग प्राकृतिक था। मेरे अंदर आने से जैसे वो दोनों ही थोड़ा डिस्टर्ब हुए। दोनों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी बातचीत को ब्रेक लग गया था। ऐसी स्थिति से मैं थोड़ा हकपकाया। मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम बिजी हो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, बिजी तो हूँ। शर्लॉक अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बैठो। यहाँ जो कुछ कहा सुना जा रहा है उसे जानो, समझो। मिस्टर जाबेज विल्सन, इनसे मिलिए। शर्लॉक ने विल्सन नाम के उस आदमी से संबोधित होकर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है मिस्टर वाटसन, मेरे अजीज, मेरे हर सुख डैक के साथी, मेरे हमदम, मेरे दोस्त। आप जो कुछ भी कहना चाहें इनके सामने भी उतने ही विश्वास के साथ कह सकते हैं जितना मेरे सामने कह सकते हैं। मैं शर्लॉक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसी समय विल्सन ने अपने कोट की अंदर की जेब से एक मुड़ा तुड़ा पुराना अखबार निकाला। उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने अखबार को खोलकर अपने घुटनों पर फैला लिया। वो उसमें कोई न्यूज ढूंढने लगा। शर्लॉक ने उसे ध्यान से देखते हुए अचानक कहा, मिस्टर विल्सन, आप पहले कुछ ऐसा काम करते रहे हैं जिसमें आपके दाएं हाथ को अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ, पहले मैं एक शिप पर कारपेंटर का काम करता था। लकड़ी छीलने के औजारों से लकड़ी घिसते हुए सीधे हाथ पर अधिक जोर रहता था। आप कुछ समय चीन में भी रहे। हाँ, लेकिन कमाल है, आपने कैसे जाना? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ बताया नहीं। आपका एक हाथ मिस्टर विल्सन, आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ की अपेक्षा कुछ अधिक सख्त है। आपने उस हाथ से लकड़ी छीलने के औजार चलाए हैं तो निसंदेह आपके हाथ की मसल्स पर उनका प्रभाव पड़ा और वे कुछ अधिक फूल गई। और चीन वाली बात का पता कैसा लगा? आपकी कलाई पर जिस मछली का टैटू गुदा हुआ है, उस मछली पर एक खास गुलाबी रंग का निशान है। मैंने कुछ टैटू निशानों पर रिसर्च की है। मछली मारने का यह पैटर्न केवल चीन में ही पाया जाता है। इसके अलावा मैंने एक चीनी कॉइन आपकी चेन घड़ी में लटकते हुए देखा है। विल्सन के चेहरे पर एक विशेष चमक आ गई। वो बोला, मिस्टर शर्लॉक, बुरा ना माने लेकिन जब मैं आपके बारे में सुनकर यहाँ आया था तो मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आपने मेरी चीजों को देखने के बाद मेरे व्यक्तित्व का जो वर्णन किया उससे मेरा विश्वास आप पर बढ़ गया है। आप भी बुरा ना माने मिस्टर विल्सन, मैंने दरअसल आपकी उस शंका को भांप लिया था और इसलिए ही मैंने इन सब चीजों का बखान करना जरूरी समझा। कभी कभी किसी के आत्मविश्वास के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है। वास्तव में अब आपका मुझसे सही परिचय हुआ है। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ जिसके बाद की मेरी परेशानियां शुरू हुई। उसने पेपर शर्लॉक के सामने कर दिया। शर्लॉक ने पेपर अपने हाथ में ले लिया। उसने एक विज्ञापन पर उंगली रख दी, फिर बोला, इस विज्ञापन को देखिए मिस्टर शर्लॉक। शर्लॉक और मैं उस विज्ञापन को देखने लगे। विज्ञापन का मैटर कुछ इस प्रकार से था, यदि आपके बालों का रंग लाल है तो वो आप ही हैं जिसकी हमें तलाश है। आपके पास है 1 सप्ताह में 4 पाउंड कमाने का सुनहरा अवसर। आपको रेड हेडेड लीग का मेंबर बनना होगा और लीग के ऑफिस में आकर एक प्रतियोगिता के टास्क पूरे करने होंगे। पात्रता, रेड हेडेड लीग का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ व हष्ट-पुष्ट होने चाहिए। पहली व जरूरी शर्त, आपके बालों का रंग लाल होना चाहिए। यदि आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो पर्सनली आकर मिलें। हमारा पता है डंकन रोज, ऑफिस ऑफ द लीग, 7 फ्लीट स्ट्रीट। मुझे लगा कि मुझे इस लीग का मेंबर का बनना चाहिए। मैं हफ्ते में बिना कुछ अधिक किए 4 पाउंड की इस इनकम को नहीं गंवाना चाहता था। मैं रेड हेडेड लीग के ऑफिस गया और उसका मेंबर बन गया। ये कब की बात है? लगभग 2 माह पूर्व की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं लगातार रेड हेडेड लीग के ऑफिस में जाता रहा। मुझे कुछ टास्क दिए जाते जिन्हें मुझे पूरा करना होता था। टास्क जैसे मुझे एक इंसाइक्लोपीडिया की मोटी सी किताब दे दी गई जिसकी मदद से मुझे उन लोगों के नाम ढूंढने थे जिनके स्पेलिंग इंग्लिश के ए अल्फाबेट से शुरू होते हों। हाँ, जब मैं ऐसा कर रहा था तो एक और लाल बाल वाला विलियम मॉरिस मेरे काम पर निगाह रखने के लिए वहां बैठा था। लेकिन हमें बात करने की इजाजत नहीं थी। अगर ये कोई प्रतियोगिता है तो सचमुच ये अद्भुत प्रतियोगिता है। मैं जानता था कि शर्लॉक होम्स इस कहानी के पीछे के रहस्य को समझने की पूरी कोशिश कर रहा था। यदि आपकी जगह में होता तो ऐसी वाहियात प्रतियोगिता में ना पड़ता। कई बार अखबारों में मूर्ख बनाने की प्रतियोगिताएं भी दी जाती हैं। आपको इस प्रतियोगिता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए था मिस्टर विल्सन। मैंने कहा, पहले तो मैं भी कुछ ऐसा ही समझ रहा था, लेकिन जब 1 सप्ताह बीतने के बाद मुझे 4 पाउंड की रकम दे दी गई तो भला मुझे क्या ऐतराज होता। रकम दे दी गई, हाँ, उस सप्ताह भी और अगले प्रत्येक सप्ताह भी, यानी 2 माह से आपको प्रत्येक सप्ताह 4 पाउंड की रकम मिल रही है। बिना नागा। वेरी स्ट्रेंज। मैं भी आपकी तरह ही हैरान था कि यह हो क्या रहा है। क्या आपके अलावा और लोग भी वहां थे जो ऐसे ही कामों में लगे थे? मेरा मतलब प्रतियोगिता में शामिल नहीं, मेरे सामने नहीं थे, पर लीग हेड के अनुसार प्रतियोगिता में और लोग भी शामिल थे। सबको अलग अलग टास्क दिए जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कि ये टास्क कब खत्म होंगे।
ऐसा कोई भला क्यों पूछेगा जबकि उसे हर सप्ताह एक अच्छी रकम मिल रही हो। मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना एक छोटा सा कारोबार है जो बहुत अधिक नहीं चल रहा। मेरा ऑफिस शहर के पास कोबर्ग स्क्वायर पर स्थित है। पिछले कई सालों से तो मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा था। पहले मैंने 2 आदमी काम पर रखे हुए थे, फिर काम अधिक ना होने के कारण केवल एक ही रह गया। फिर मैंने उसे भी निकाल दिया। मैं तो अब कोई भी आदमी नहीं रखना चाहता था, लेकिन विंसेंट स्पोल्डिंग, वो मुझसे काम सीखने का इच्छुक था। वो आधे पैसों में भी काम करने को तैयार था। उसने प्रार्थना करके मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली। कुछ ही दिनों में मुझे लगा कि वो मुझसे कहीं ग्रेट था। मुझसे कहीं ज्यादा बिजनेस की समझ थी उसे। उसके आने से मुझे अपने काम में काफी मदद मिलने लगी। वो चाहता तो कहीं भी अधिक पैसों में जाकर काम कर सकता था। मैंने भी उसे नहीं कहा, क्योंकि जब वो अपने काम से आश्वस्त था तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उसे जाने को कहूँ। हाँ, यहाँ अपना स्वार्थ सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही समझें। तो फिर आपको यहाँ आने की क्या सूझी? आखिर किसी चीज की लिमिट होती है। मतलब एक दिन उसने मुझे लंदन के सभी छोटे बड़े शहरों के नाम लिखने का काम दे दिया। मैं ऐसे बेकार के कामों का रहस्य जानना चाहता हूँ। आखिर ये कैसी प्रतियोगिता है? वो इतना खर्च क्यों कर रहा है? 4 पाउंड्स की याद नहीं आ रही। हाँ, जानता हूँ कि मेरी ऐसी कोशिश से मेरी कमाई मारी जा सकती है। वो विंसेंट आपके ऑफिस को ठीक से संभाल रहा है। हाँ, लेकिन इसके साथ ही वो कुछ फिजूल के काम भी करता रहता है। कैसे फिजूल के काम? मेरे ऑफिस के ठीक नीचे एक बेसमेंट है। उसके एक छोटे से हिस्से में उसने अपना एक फोटो डेवलपिंग प्लांट भी लगाया हुआ है। उसे फोटोग्राफी का शौक है। हाँ, वहाँ वो अंधेरे डार्क रूम में बैठा अपने इस शौक को पूरा करने में लगा रहता है। मुझे भी उसमें कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए मैंने उसे परमिशन दे रखी है। उसके अलावा एक 14 साल की लड़की भी मेरे यहाँ काम करती है, जो खाना सफाई इत्यादि जैसे काम करती है। आपकी फैमिली? मेरी पत्नी मर चुकी है। मेरे कोई औलाद भी नहीं हुई थी। बस यही मेरी दुनिया है। मिस्टर विल्सन, यदि ये ऐसा ही प्रॉफिट देने वाला काम होता तो कोई भी इस लीग को ज्वाइन कर लेता। कोई भी नहीं, केवल वही जिसके बाल लाल हैं। उसमें क्या है, मैं अपने बाल डाई करके लाल कर लेता। ऐसे में उसके लिए पता चलाना मुश्किल होता कि मेरे बाल असली लाल हैं या मैंने उन्हें रंगा हुआ है। और मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई लीग है ही नहीं। क्या आपने ऐसी किसी लीग के बारे में कभी नहीं सुना? बिल्कुल नहीं, लेकिन अखबार में छपा यह विज्ञापन भी झूठ तो नहीं हो सकता। इस लीग की स्थापना एक करोड़पति अमेरिकी होपकिंस ने की थी। उसके खुद के बाल भी लाल थे। मरने से पहले वो अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के पास छोड़ गया। उसे लाल बाल वालों से लगाव था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों की फाइनेंशियल मदद की जाती रहे। मिस्टर होपकिंस अपना खजाना ऐसे ही लोगों के लिए छोड़ गए हैं, इसलिए उसे बांटने का लीग ने यह तरीका सोचा है। लीग ऐसी प्रतियोगिताएं करवाती रहती है। प्रतियोगिता का फैसला आने पर मोटे इनाम भी दिए जाएंगे, ऐसा लीग के चेयरमैन ने कहा होगा। हाँ, उसका नाम डंकन रोस है। मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये मेरी इच्छा पर ही निर्भर था कि मैं इसमें पार्ट लूं या ना लूं। लेकिन पूरे शहर में ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके बाल लाल होंगे। क्या उन सभी ने इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन दिए होंगे? हजारों लाल बाल वाले एक ही स्थान पर एकत्रित हों और ऐसी कोई न्यूज़ भी ना बने, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने ऐसी किसी न्यूज़ के बारे में नहीं पढ़ा। और फिर यदि ऐसा होता तो आपको उसके ऑफिस में भी ऐसी कोई हलचल तो दिखनी चाहिए थी। इसमें भी भेद है। बाल हल्के लाल हैं या ज्यादा लाल हैं तो वो प्रतियोगी लीग की प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। बाल ऐसे ही लाल होने चाहिए जैसे कि मेरे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा होपकिंस को सम्मान देने के लिए किया गया है। शायद इसलिए अधिक कंटेस्टेंट्स इस प्रतियोगिता में नहीं हैं। ओह ग्रेट, अगर आप इस काम में लगे हैं तो आप ऑफिस कब जाते हैं? आजकल मैं कम ही जा पाता हूँ। दिन में 4 घंटे तो मैं प्रतियोगिता हल करने में बिताता हूँ। सारा काम विंसेंट स्पोल्डिंग ही देख रहा है। अखबार में छपे इस एड पर आपकी नजर कैसे पड़ी? इसे मुझे विंसेंट स्पोल्डिंग ने ही दिखाया था। वही मुझे वहां ले भी गया था। इंटरेस्टिंग। तुम्हें टास्क पूरा करने के लिए कितना वक्त दिया जाता है? 4 घंटे। मैं सुबह 10 बजे वहां पहुंच जाता था और ठीक 2 बजे मैं प्रतियोगिता छोड़कर जा सकता था। इसके बाद क्या हुआ? आज भी सुबह 10 बजे मैं रोज की भांति ही लीग के ऑफिस पहुंचा। लीग का ऑफिस मुझे हमेशा खुला मिलता था, लेकिन आज उस पर ताला पड़ा था। वहां एक नोटिस चिपका दिया गया था जिस पर लिखा था कि लीग को बंद कर दिया गया है। जयराम जी की। गुड। फिर आपने क्या किया? मैं बिल्डिंग के मालिक के पास पहुंचा। वो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहता था। मैंने उससे लीग और उसके ऑफिस के बारे में पूछा। उसने लीग के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की। वो लीग के बारे में और उसके चेयरमैन डंकन रोज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यह नाम उसके लिए बिल्कुल नया था। वो भी इसके बारे में सुनकर वैसे ही हैरान हुआ जैसे आप लोग हुए। और वो विलियम मॉरिस जो तुम्हारे साथ ही रूम में था, वो भी गायब होगा। हाँ, एक दिन पहले वो बहुत खुश था। उसने मुझे बताया था कि कल उसका नया ऑफिस तैयार हो जाएगा और वो वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मुझे उसने अपना नया पता बताया भी था। मैं वहाँ गया भी, लेकिन वहाँ कोई उसे नहीं जानता था। वह कोई कारखाना था जहाँ घुटने के आर्टिफिशियल कैप्स बनाए जाते थे। फिर तुमने क्या किया? मैं वापस अपने घर गया, कोबर्ग स्क्वायर। मैंने विंसेंट स्पोल्डिंग से इस बारे में विचार विमर्श किया, लेकिन वो इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सका। इसलिए आपके बारे में सुनने के बाद मैंने आपसे मिलने का निश्चय किया। लेकिन आप लीग की छानबीन क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि आपने तो इसमें कुछ खोया ही नहीं। आपने तो बिना किसी खास मेहनत के अच्छा पैसा बनाया है और अल्फाबेट से शुरू होने वाले लोगों की भी आपको अच्छी जानकारी हुई है। लेकिन मैं उन लोगों का पता लगाना चाहता हूँ कि वो कौन थे। इस सब के पीछे उनकी क्या मंशा थी? क्या इसके पीछे कोई चाल है? अगर हाँ तो वो लाल बाल चाल क्या है? उस चाल में आखिर मेरा भी तो कोई रोल होगा। वो रोल क्या है? या फिर ये एक मजाक था? अगर मजाक था तो फिर इतना महंगा मजाक किसी ने मेरे साथ क्यों किया जिसके लिए उसे 30 पाउंड खर्च करने पड़े? तो फिर ठीक है, मैं पता लगाऊंगा, क्योंकि ये केस मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है। पहले मैं विंसेंट स्पोल्डिंग से ही शुरू करता हूँ जिसने आपको वो एड ला कर दिया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आपसे कब मिला? एड ला कर दिखाने से केवल 1 ही माह पूर्व। वो आपसे कैसे मिला? मैंने असिस्टेंट की जॉब के लिए एड दिया था, वो उसे पढ़कर मेरे पास आया था।
क्या वो अकेला ही आया था? नहीं, और भी आए थे। तो तुमने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो दूसरों से आधी सैलरी पर भी काम करने को तैयार था? हाँ। ये विंसेंट स्पोल्डिंग दिखता कैसा है? मजबूत कद काठी का, अपने काम को फुर्ती से निपटाने वाला, क्लीन शेव, करीब 30 की उम्र का। उसके माथे पर एक सफेद दाग है जैसे तेजाब से जल गया हो। बस इतना बहुत है। क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि वो कानों में ईयर रिंग पहनता है? हाँ, वो जिप्सी लुक का फैन है। वो पहनता है, मैंने उसे देखा है। क्या वो उस पूरे समय ऑफिस में रहा जब आप लीग की प्रतियोगिता में लगे थे? हाँ, और आज शनिवार है मिस्टर विल्सन। अभी आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस केस में सोमवार तक मैं किसी न किसी नतीजे पर अवश्य पहुंच जाऊंगा। मैं एक बार और लीग के ऑफिस जाकर देखूंगा कि वहां कोई लौटा या नहीं। यह कहकर विल्सन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शर्लॉक ने मेरी तरफ देखा और कहा, वाटसन, इस केस के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मेरी कुछ राय नहीं है दोस्त। मैंने कहा, इस लीग का पेंच मेरी समझ से एकदम बाहर है। इतना सुनकर शर्लॉक ने कहा, प्लीज मुझे कम से कम 40 मिनट तक डिस्टर्ब ना करना। इसके बाद मास्टर डिटेक्टिव गहरी सोच में चला गया। शायद वो विल्सन के सारे बयानों को सिलसिलेवार जोड़कर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि कहीं इस सारे पिछड़े में कोई क्राइम तो नहीं। क्राइम है भी तो कैसा? रेड हेडेड लीग की आड़ में आखिर हो क्या रहा था? क्या लीग के शिकार और लोग भी थे या केवल विल्सन को ही मोहरा बनाया गया था? यदि विल्सन को ही मोहरा बनाया गया था तो इसके पीछे क्या राज था? अचानक कुछ सोचते हुए शर्लॉक स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? मैंने पूछा। अभी तुम्हारे पेशेंट तुम्हारा इंतजार तो नहीं कर रहे? नहीं, आज मैं कोई काम नहीं कर रहा। तो फिर अपना हेड सिर पर ठीक करो। आज हम शहर घूमेंगे, शानदार लंच लेंगे, एक जर्मन म्यूजिक कॉन्सर्ट को एंजॉय करेंगे। हम दोनों निकल पड़े। शर्लॉक के हाथ में उसकी छड़ी थी। हम सबसे पहले कोबर्ग स्क्वायर पहुंचे। यह वह जगह थी जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी। वो एक 2 मंजिला मकान था। मकान कॉर्नर पर स्थित था। उसी में विल्सन ने अपना ऑफिस भी खोल रखा था। मकान पर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी। शर्लॉक होम्स उसके मकान के ठीक सामने वाले हिस्से में पहुंचकर थोड़ा ठिठका। मकान के साथ ही से होकर एक गली पीछे को जाती दिख रही थी। शर्लॉक होम्स धीरे धीरे चलते हुए उस गली की तरफ घूम गया। इसी बीच उसके हाथ में थमी छड़ी लगातार जमीन को ठिकाती रही। वो गली के आखिर तक एक चक्कर लगाकर वापस आया। उसने उस मकान के पीछे बनी हुई इमारतों का जायजा लिया। इसके बाद वो फिर से वापस कॉर्नर के मकान तक आया। उसने इमारत के द्वार को खटखटाया। दरवाजा खोलने वाला निश्चित रूप से विंसेंट था क्योंकि उसका हुलिया वैसा ही था जैसा विल्सन ने बयान किया था। उसने हमसे अंदर आने को कहा। शर्लॉक ने कहा, नो थैंक्स, हम केवल ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से कॉन्सर्ट को जाने वाला रास्ता किधर से है? यहाँ से सीधे हाथ पर तीसरी गली और उससे आगे उल्टे हाथ पर चौथी गली। इसी के साथ उसने दरवाजा बंद कर लिया। हम दोनों ने उस जगह को छोड़ दिया। विंसेंट एक निहायत ही चालाक इंसान है। मेरे विचार में पूरे लंदन में उसके जैसा शायद कोई दूसरा नहीं होगा। लीग के नाम पर उसने विल्सन को जमकर बेवकूफ बनाया है। तुमने उसमें ऐसा क्या देखा? उसमें नहीं, उसके घुटने में। घुटने में? हाँ, उसके घुटने के पास उसकी ट्राउजर में। वहाँ तुमने क्या देखा? और तुम उसके घर के साथ वाली गली को भी लगातार ठकाते हुए जा रहे थे। मैं आपको बता दूं डॉक्टर वाटसन कि हम लोग जासूस हैं। अगर हम घूमने निकले हैं तो उसके पीछे भी एक मकसद है। केस तुम्हें मालूम ही है। यहाँ आकर मैं कुछ बातों का पता लगाना चाहता था। ओह, तो फिर क्या पता लगा? कोबर्ग स्क्वायर पर बनी हुई विल्सन की इस इमारत का सामने का हिस्सा तो हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पीछे क्या है ये किसी को नहीं दिख रहा। मैं बताता हूँ। इसके पीछे एक सड़क गुजरती है। उस पर कुछ दुकानें हैं जिनमें न्यूज़पेपर शॉप, एक रेडीमेड शॉप, एक बेकरी और एक शहर के नामी सबर्बन बैंक की ब्रांच और एक शाकाहारी रेस्तरां है। अब हमारा काम फिलहाल खत्म हो चुका है तो मेरे विचार में हमें कॉफी और सैंडविच का आनंद लेना चाहिए। इसके बाद हम म्यूजिक कॉन्सर्ट का आनंद लेंगे। कॉफी के बाद हमने सेंट जेम्स हॉल में म्यूजिक का आनंद लिया। दिन के आखिरी घंटे में शर्लॉक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे विचार में अब आप घर जाना चाहेंगे। जैसा तुम ठीक समझो। मैं शर्लॉक की कार्यप्रणाली को जानता था। वो केस के बारे में मुझे अभी कुछ बताना नहीं चाहता था। मैं भी समय आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हम दोनों वापस लौट पड़े। मैं आपको बता देना ठीक समझता हूँ कि यहाँ कोबर्ग स्क्वायर पर कुछ गंभीर अपराध होने वाला है, लेकिन उसे रोकने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। कैसा अपराध? तुम्हें कैसे पता? इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा डॉक्टर। मैं इंतजार कर सकता हूँ। आज रात मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आज रात मतलब कितने बजे? 10 बजे तक। मैं ठीक 10 बजे तक आपके घर बेकर स्ट्रीट पर पहुंच जाऊंगा। एक बात और, शायद आज हमें किसी खतरे का सामना करना पड़े, इसलिए अपना सर्विस रिवॉल्वर अपने साथ रख लेना। उसकी इस बात को सुनकर मैं थोड़ा सिहर गया था। मेरी वो सिहरन सिर से पांव तक उतरती चली गई थी। ऐसा नहीं था कि मैं डर गया था। मैं आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर था। जंगों के दौरान मैंने मौत के ऐसे खतरनाक पलों को कई बार करीब से देखा था। मैं खतरे से भरे उन पलों के बारे में सोचने लगा था जो कोबर्ग स्क्वायर में किसी अपराध की आशंका को जन्म दे रहे थे। मैं बिल्कुल भी शर्लॉक की तरह नहीं सोच पाता था। मैं उसकी तरह सोचने की सोच भी नहीं सकता था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि शर्लॉक होम्स ने मुझे रिवॉल्वर लाने को क्यों कहा था। उसने विंसेंट को लंदन का छंटा हुआ इंसान बताया था। वो कोई गहरी चाल चल रहा हो सकता था, पर शर्लॉक ने यहाँ ऐसा क्या देखा था जो वह खुद नहीं देख पाया था। आखिर विल्सन से उसने भी वही सुना था जो शर्लॉक ने। फिर वो उस घटना का अनुमान शर्लॉक की तरह ही क्यों नहीं लगा पा रहा था? पर वो जानता था कि वो वाटसन है और उसका मित्र शर्लॉक होम्स। वो जानता था कि उसे शर्लॉक के एक्सप्लेनेशन का इंतजार करना ही होगा और उसके लिए उसे रात 10 बजने का भी इंतजार करना ही होगा। इसी उधेड़बुन में 9:30 कब बज गए इसका उसे पता ही न चला। मैं जल्दी से ऑक्सफोर्ड रोड से बेकर स्ट्रीट की तरफ चल पड़ा। शर्लॉक के कहे मुताबिक अपना रिवॉल्वर मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया था। अवसर मिलते ही मैं उसे कभी भी चलाने के लिए भी तैयार था। मैं जब बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो वहां शर्लॉक के साथ 2 और लोगों को भी खड़े पाया। शर्लॉक ने उनसे मेरा परिचय करवाया। उनमें से एक था स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का एजेंट पीटर जोन्स।
दूसरा जो अफसर जैसा प्रतीत होता था, वो देखने में लंबे कद का गंभीर भाव वाला इंसान था। उसने एक चमकदार हैट लगा रखी थी और सम्मानीय लोगों की तरह फ्रॉक कोट पहन रखा था। वो बैंक का मैनेजर था। उसका नाम था मेरीवेदर ग्लूमिली। शर्लॉक होम्स ने कहा, आज की रात बहुत खतरे से भरी है। हम जिस काम को करने आए हैं, यदि उसे करने से चूक गए तो एक बहुत बड़े नुकसान से गुजरना होगा। ये नुकसान लगभग 30,000 पाउंड्स का हो सकता है। यहाँ क्या होने वाला है? मैंने उत्सुकता से पूछा। जॉन क्ले, जुर्म की दुनिया का एक जाना माना कुख्यात अपराधी। मर्डर, चोरी, डकैती, ठगी, राहजनी, शायद ही कोई अपराध होगा जो उससे करने से छूटा होगा। अपराध की दुनिया का बादशाह है। अपने शिकार को बुलेडॉग की तरह चीर सकता है। आज मैं उसके हाथों में कानून के ब्रेसलेट यानी हथकड़ी पड़ी देखना चाहता हूँ। वो इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है या करने वाला है? उम्मीद है कि आज आप लोगों का सामना उससे अवश्य होगा। हम सब वहां से कोबर्ग स्क्वायर पहुंचे। बैंक मैनेजर मिस्टर मेरीवेदर की मदद से हम बैंक के अंदर जा पहुंचे थे। शर्लॉक ने सबको सावधान कर दिया था कि उनके चलने से फर्श पर किसी किस्म की आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सबने एक अंधेरे कोने में शरण ली। कहना होगा कि हम छुपे हुए थे। सबके दिल धड़क रहे थे। शर्लॉक ने अभी तक क्लियर नहीं किया था कि कब क्या होने वाला है, लेकिन इतना समझ चुके थे कि जो भी होने वाला है वो यहीं इसी बैंक में होने वाला है। अचानक फर्श के नीचे कुछ खटपट के स्वर उभरे। सभी सतर्क नजर आने लगे। देखते ही देखते फर्श पर एक हल्का सा क्रैक बन गया। उसमें से रोशनी की लकीरें निकलकर ऊपर छत से टकराने लगी। सब हैरानी से उस दृश्य को देख रहे थे। शर्लॉक फुसफुसाया, मिस्टर पीटर, वास्तव में यहाँ बैंक डकैती होने वाली है। डकैत नीचे से बैंक का फर्श तोड़कर बैंक में घुसने वाले हैं। वो बैंक में रखा फ्रेंच गोल्ड लूटना चाहते हैं। नीचे से फर्श को तोड़ा जा रहा है। जो रोशनी उस क्रैक से ऊपर आ रही है वो डकैतों के हाथ में थमे लैंप की हो सकती है। उसके इस रहस्योद्घाटन से सबकी कनपटियां सनसना उठी। फर्श पर क्रैक के साथ साथ रोशनी का आकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो क्रैक इतना बड़ा हो गया कि कोई भी इंसान उसमें से बाहर आ सकता था। वाटसन, माय डियर फ्रेंड, अगर वो फायर करने की कोशिश करे तो तुम्हें भी उनके फायर का जवाब देना है। मैं तैयार हूँ। मेरी रिवॉल्वर पर अपनी पकड़ मजबूत हो गई। फर्श पर बने क्रैक से एक हाथ बाहर निकला। इसके साथ ही उस हाथ का मालिक भी बाहर आ गया। क्रैक से नीचे खड़े इंसान ने ऊपर आ चुके इंसान को एक लैंप पकड़ा दिया। उसकी रोशनी में दिखाई पड़ा कि वो विंसेंट था। विंसेंट स्पोल्डिंग। उसके बाद एक शख्स और उसी रास्ते से बाहर आया। उसके बाल पूरी तरह से लाल थे। अनुमान लगाया गया कि ये शख्स विलियम मॉरिस हो सकता था, जो लीग के ऑफिस में विल्सन पर नजर रखने का काम करता था। उनका एक साथी और अभी नीचे था जो कि ऊपर नहीं आया था। शर्लॉक ने अनुमान लगाया कि वो डंकन रोज हो सकता था। विंसेंट के चेहरे पर सफलता की जबरदस्त चमक थी। वो फुसफुसाया, जल्दी करो विलियम, सोना यहीं कहीं होगा। उसे ढूंढो और सारा सोना बैग में भर लो। शर्लॉक होम्स का संकेत पाते ही चारों अपने स्थान से उछले और उन्होंने आगे दौड़े आते विंसेंट को अपनी गिरफ्त में ले लिया। विलियम, जो अभी उनसे थोड़ा पीछे था, इस स्थिति को तुरंत भांप गया। उसने वापस उसी गड्ढे में छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर हालांकि उस पर झपटा था, लेकिन वो हाथ नहीं आया। शर्लॉक जानता था कि वो भले ही यहाँ से भागने में सफल हो जाएगा, लेकिन बच नहीं सकेगा क्योंकि उनका सरदार उनके हाथ में आ चुका था। विंसेंट ने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, जिसे शर्लॉक के एक ही पंच ने नाकाम कर दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट चुका था। वाटसन ने लपककर उसके रिवॉल्वर पर कब्जा कर लिया था। तब तक इंस्पेक्टर निकट आ गया। मुकाबला करने की कोशिश बेकार है जॉन क्ले। पुलिस इस जगह को चारों तरफ से घेर चुकी है। विंसेंट को इंस्पेक्टर ने जॉन क्ले कहा था। वो वास्तव में जॉन क्ले ही था, कुख्यात अपराधी व खूनी। वो समझ चुका था कि खेल खत्म हो चुका है। उसने प्रतिवाद नहीं किया। रेड हेडेड लीग की योजना वाकई शानदार थी मिस्टर जॉन क्ले। तुम्हें हमारी योजना का पता कैसे चला? कभी कभी ज्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है मिस्टर जॉन। तुम्हारी भूल ये थी कि तुमने एक ऐसी लीग की स्थापना कर डाली थी जिसके उद्देश्य अर्थपूर्ण नहीं थे। कोई कितना भी दयावान क्यों ना हो, पर अपने पैसे को यूं ही किसी पर नहीं लुटाता फिरेगा। दूसरी गलती तुमने ये की कि अपना काम पूरा होते ही तुम लीग को बीच में छोड़कर भाग गए। ओह, इससे मिस्टर विल्सन तुम्हारे पास जा पहुंचे और तुम उसके जरिए मुझ तक। निसंदेह, हाँ, जब मुझे बैंक में रखे हुए फ्रेंच गोल्ड का पता एक अखबार के जरिए लगा तो मैंने उसे उड़ाने की योजना बनानी शुरू कर दी, लेकिन बैंक में घुसना आसान नहीं था। तब एक दिन मेरी नज़र मिस्टर विल्सन द्वारा दिए गए उस विज्ञापन पर गई जो कोबर्ग स्क्वायर में स्थित था, जहां स्थित बैंक से मुझे गोल्ड उड़ाना था। उनका ऑफिस ठीक बैंक के पीछे था। मैंने योजना बनानी शुरू कर दी। विल्सन के बाल लाल थे। लाल बालों के साथ मैंने अपनी चाल बुन ली और विल्सन उसमें फंस भी गया। इसके अलावा जितने भी लाल बालों वाले मेरे पास आए, मैंने उन सबके बालों में कोई ना कोई खोट निकालकर उनको लौटा दिया। लेकिन लाल बाल चाल सफल ना हो सकी। पर तुमने मेरी योजना को कैसे ताड़ लिया? विल्सन के मुंह से सारी कहानी सुनने के बाद मुझे शुरू से ही इसके पीछे कोई चाल नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा कारण है कि विंसेंट अर्थात तुम जॉन क्ले विल्सन को कुछ घंटों तक उसके ऑफिस से दूर रखना चाहते हो। मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसी योजना भला कौन अपराधी बना सकता है। जब विल्सन ने मुझे तुम्हारे हुलिये के बारे में बताया तो मैं उसी समय समझ गया था कि ये तुम हो जॉन क्ले, क्योंकि कानों में ईयर रिंग पहनने का तुम्हें बहुत शौक है। इस समय भी वे तुम्हारे कानों में हैं। फिर भी पूरी जानकारी जुटाने में विल्सन के ऑफिस पहुंचा। वहां जब मैंने उसके ऑफिस का मुआयना किया तो मुझे यह पता लगा कि उसके घर के ठीक पीछे एक बैंक भी था। इस जानकारी ने मुझे सतर्क कर दिया, क्योंकि विल्सन ने मुझे बताया था कि तुम उसके ऑफिस के बेसमेंट में कई घंटे अपने फोटोग्राफी के शौक को भी पूरा करने के लिए जाते हो। मुझे ये खटका हुआ कि कहीं बेसमेंट से कोई सुरंग तो नहीं खोदी जा रही। मैंने तुम्हारे दरवाजे को खटखटाया। तुमने दरवाजा खोला। मैंने तुमसे कॉन्सर्ट में जाने का रास्ता पूछा। वास्तव में उसके पीछे मंशा थी तुम्हारे घुटनों को चेक करना। घुटने क्यों? क्योंकि यदि बेसमेंट से कोई सुरंग खोदी जा रही होती तो उसके लिए झुकना जरूर पड़ता। घुटनों के बल बैठे बिना छोटी सुरंग का खोदा जाना मुमकिन नहीं था। अगर तुम कोई बड़ी सुरंग खोद रहे होते तो उसे खोदने में बहुत समय लग जाता। ओह, मैंने देखा कि तुम्हारे घुटनों के पास से तुम्हारी ट्राउजर कुछ मिट्टी से सनी थी। वहां जमीन से रगड़ने के कारण ट्राउजर थोड़ा उधड़ भी गई थी।
वेरी स्मार्ट। घुटनों को बचाने के लिए तुमने जरूर ट्राउजर के नीचे घुटनों पर नी कैप्स बांध रखी थी। इसका आभास तब हुआ जब विल्सन ने तुम्हारे साथी विलियम मॉरिस के बारे में बताया। उसने विल्सन को यूं ही बता दिया था कि वो एक नी कैप्स की फैक्ट्री में काम करता है। जॉन क्ले उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था। मैं जानना चाहता था कि सुरंग विल्सन के मकान के आगे से खोदी जा रही थी या पीछे से। यदि आगे से खुदाई के निशान मिलते तो मैं बैंक से अपना फोकस हटा लेता, क्योंकि बैंक विल्सन के मकान के पिछली तरफ था। यह जानने के लिए मैंने विल्सन के घर के आगे की सड़क को छड़ी से ठिकठका कर देखा। यदि उसके नीचे की जगह खाली या खुदी हुई होती तो ठिकठकाने से मुझे उसके खोखलेपन का पता चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं समझ गया कि सुरंग पीछे से खोदी जा रही है और अपराधियों का उद्देश्य साफ है कि वो बैंक लूटना चाहते हैं। इसके बाद मैंने बैंक के मैनेजर और इंस्पेक्टर पीटर से संपर्क किया। उन्हें किसी अपराध के होने की आशंका से रूबरू कराया। इस प्रकार तुम आखिर कानून के शिकंजे में फंस ही गए, मिस्टर शर्लॉक होम्स। बैंक मैनेजर आभार भरे शब्दों में बोला, मैं और मेरा बैंक आपका एहसानमंद है। हम आपके सहयोग को भूल नहीं सकते। लेकिन तुम्हें ये कैसा पता लगा कि हम आज ही बैंक में चोरी करने वाले हैं? जॉन क्ले बुरी तरह से आहत था। बहुत आसान था। जब तुम्हारी सुरंग खुद गई और लीग के ऑफिस को ताला लग गया और अगले दिन इतवार होने के कारण बैंक की छुट्टी भी थी, तो मैं समझ गया कि आज ही शायद बैंक में चोरी की जाएगी, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होने से तुम्हें शहर छोड़कर जाने का समय मिल जाता। तुम सचमुच ब्रिलियंट हो, मिस्टर शर्लॉक होम्स। यदि मुझे तुम्हारी ऐसी विलक्षण कार्यकुशलता का थोड़ा भी आभास हो जाता तो मैं इस चोरी को टालता तो नहीं, इसे करने की और भी जोरदार व जानदार योजना बनाता। अब जेल की चक्की पीसते हुए ऐसी योजना बनाने की सोच भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। इंस्पेक्टर मैरीवेदर और पुलिस वालों को बुला लाया था। जॉन क्ले को जेल ले जाया गया। विल्सन को जब इस योजना का पता चला तो वो भौचक्का रह गया। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी भी आई कि 4 पाउंड्स के लालच ने उसे अव्वल दर्जे का मूर्ख बना दिया था। वो शुक्र मना रहा था कि वो किसी और भारी मुसीबत में नहीं फंसा था। मैं भी मुस्करा रहा था। मुझे अपने रिवॉल्वर की गोलियां खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इस केस को खत्म करने में मेरे काबिल दोस्त शर्लॉक होम्स ने जितना दिमाग खर्च किया था वही काफी था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में।